हे एवरीवन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वेक्टर का लेक्चर नंबर 4। ओके। तो लास्ट टाइम हमने आई थिंक एडिशन ऑफ वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तक अपना टॉपिक छोड़ा था। तो बस आज वहीं से अपने को रिस्टार्ट भी करना है। चलिए, सो कैमरा को जरा अरेंज किया जाए। या सही है, आ जाओ। तो शुरू करते हैं अपना कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। चलिए, अब देखिए हमें जैसे ये वेक्टर आर यहाँ पे दिया गया है। ओके, अब अगर ये वेक्टर आर किसी एक्स वाई प्लेन में है, डेफिनेटली ये वेक्टर आर क्या है, किसी एक्स वाई प्लेन में। जस्ट इमेजिन कि अगर आप लोग इसके ऊपर यहाँ से लाइट छोड़े। ओके, मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसके ऊपर लाइट छोड़ रहा हूँ। तो इस वेक्टर का परछाई कहाँ तक बनेगा? सोच के बताइए जरा, इस वेक्टर का परछाई कहाँ तक बनेगा? कुछ यहाँ तक इसका परछाई बनने वाला है। बिल्कुल, इस वेक्टर का जो परछाई है वो कहाँ तक बनेगा? इस वेक्टर का परछाई यहाँ तक बनेगा। अरे यार, ये तो थिकनेस ही कम है इसका। ठीक है, इस वेक्टर का जो परछाई है वो यहां तक बनेगा। तो जो एक्स एक्सिस में इसका मुझको प्रोजेक्शन मिल रहा है, इसको मैं बोलूंगा एक्स कंपोनेंट। ओके, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा एक्स कंपोनेंट। और जो इसका परछाई वाई में गिरेगा, वाई में कैसे गिरेगा? हमें यहां से लाइट छोड़ना पड़ेगा। अगर मैं यहां से इसके ऊपर टॉर्च मारता हूं, तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहां तक जाएगा? इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपका यहां तक जाएगा, इस हाइट तक जाएगा। ओके, तो ये अपना क्या हो गया? ये हमको मिल गया वाई कंपोनेंट। ये हमको क्या मिल गया? ये हमको मिल गया वाई कंपोनेंट। अरे यार, वाई कंपोनेंट। ओके, चलिए। तो बस इसी एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की वैल्यू हमको निकालनी है कि इन दोनों की वैल्यू क्या है। ओके, जैसे कि अगर मैं इन दोनों को लॉक करूं और बचा कुचा जितना भी माल मटेरियल है सब यहां से उठा लूं मैं, तो कुछ ऐसा हमको दिखाई देगा ये। बिल्कुल। अब एक बात देख के बताइए, क्या ये आपको वेक्टर ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा? देखिए जरा यहाँ पर, कि अगर मैं इसको यहाँ से पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आ जाऊं, तो ये मुझको कुछ कुछ वेक्टर ट्रायंगल जैसा भी दिख रहा है। अगर मैं एक्स कंपोनेंट को नाम दे दूं आर एक्स, ओके, और वाई कंपोनेंट को इसको जरा ढंग से लिख दूं मैं, सिमट के रह गया इसके अंदर वाई कंपोनेंट। और अगर मैं वाई कंपोनेंट को नाम दे दूं आर वाई, तब क्या हो जाएगा? बिल्कुल, इनको हमने एक नेमिंग दे दिया, आर एक्स एन आर वाई करके। ओके, तो वाई कंपोनेंट के लिए मैंने नाम क्या रखा? आर वाई, और इसके लिए आर एक्स। तो ये अपना बन जाएगा आर एक्स और ये अपना बन जाएगा आर वाई। लेकिन अगर मुझे इसका इक्वेशन लिखना हुआ तो बच्चों ये आर एक्स आई कैप होगा और ये अपना आर वाई जे कैप होगा, क्योंकि ये अलोंग जे कैप है और ये अलोंग आई कैप है। ओके, तो जरा इसका वेक्टर इक्वेशन लिखो, आर एक्स प्लस आर वाई जे कैप प्लस वेक्टर आर। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ओके, और इसका मैंने आपको मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखाया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे मिल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड हमको? स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। ठीक है, इतनी बेसिक बातें हमने की थी, बट अब थोड़ा एडवांस बात करने का टाइम आ गया अपना। ओके, चलिए, तो स्लाइड को कॉपी किया जाए यार, इसको निकालो। ये तो आप सबने लिख ही लिया होगा ना। ओहो, चलिए।
ये देखिए, ये आपके लिए आई कैप है। बस कुछ नहीं करना, इस वेक्टर को आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे पैरेलल शिफ्ट कर देना है। तो यह आपका आर एक्स बन जाएगा, या आपका आर वाई बन जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड होगा आर। तो यहाँ से आर एक्स की वैल्यू क्या मिलने वाली है? सबसे पहले इक्वेशन फिर से लिख लो, वेक्टर आर इक्वल्स टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जी कैप। तो यहाँ से आपको वेक्टर आर क्या मिल जाएगा? आर एक्स की वैल्यू आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको? कॉस थीटा इक्वल्स टू cos theta equals to adjacent upon hypotenuse, तो आर एक्स अपॉन आर। ओके, फिर यहां से इसके लिए क्या लिख देंगे आप लोग? साइन थीटा इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर। तो यहां से मुझे आर एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इट विल बिकम आर कॉस थीटा। और यहां से मुझे आर वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? इट विल बिकम आर साइन थीटा। ओके, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अब क्या यहाँ पे रख के इक्वेशन में इसको रख सकते हो? बिल्कुल। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू आर एक्स की जगह पे क्या, यहाँ पे क्या रख दोगे? आर एक्स की जगह पे रख दोगे आप लोग आर कॉस थीटा। यहाँ तक हमने पिछली बार तक तो देख ही लिया था, आर कॉस थीटा, और यहाँ पे अपने को मिल जाएगा आर साइन थीटा जी कैप। ठीक है, तो आइए जरा अब इसके ऊपर ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देखते हैं। यहाँ पे आपको वेक्टर एफ लिखना है, और वेक्टर एफ का आपको इक्वेशन दिया गया है। इजी है। अगर ऊपर से लाइट मारेंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, यहाँ से लाइट मारेंगे तो ये वाई में यहाँ तक जाएगा, बस। तो हमको यहाँ पे इसके दो वेक्टर्स मिल चुके हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स की वैल्यू लिखनी है बस। तो ये जो होगा ये अपना होगा एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ, और ये अपना क्या होगा? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ। बस अब यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट की वैल्यू ही तो लिखनी है, बाकी सब तो सिंपल है। अब एक बात ध्यान में रखना, जिसके साथ में भी थीटा लगा हुआ है उसके आगे लगा देना कॉस, और जिसके लिए थीटा नहीं लगा हुआ है उसके लिए लगा देना आप लोग आर साइन थीटा। समझ गए? अगर ये एक ट्रिक आपको ध्यान में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी वेक्टर रिजोल्यूशन में आप लोग नहीं फंसेंगे। जिसके साथ में थीटा वो कॉस, और जिसके साथ में थीटा नहीं है वो साइन। चाहिए तो यहाँ पे नोट करके लिख लो आम भाषा में, जिसके साथ में थीटा होगा जिसके साथ में थीटा होगा वो कॉस थीटा के कॉस थीटा बनेगा, और जिसके साथ थीटा नहीं होगा वो साइन थीटा के साथ जाएगा, वो साइन थीटा बनेगा। क्लियर एकदम? बस बहुत बढ़िया, इसको एज ए ट्रिक आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये आपका क्या बनने वाला है? ये आपका बनने वाला है एफ कॉस थीटा, और ये आपका क्या बनने वाला है? एफ साइन थीटा। ये कॉस 45 और ये साइन 45 होगा। तो जरा मैं अगर इक्वेशन लिखने जाऊं तो फिर से क्या मिलने वाला है भैया? ये मेरे एफ एक्स की वैल्यू है, और ये अपने एफ वाई की वैल्यू है। तो ये मिलने वाला है एफ एक्स आई कैप along I cap, and this is along J cap, plus Fy J cap. So it will become F cos theta I cap plus F sin theta J cap. ओके, तो अगर मैं यहाँ से F कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को? cos ऑफ थीटा I cap प्लस साइन ऑफ थीटा J cap into F cos ऑफ 45 डिग्री I cap प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री J cap। क्या मिल जाएगा मुझको? ये एफ 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। ओके,
अगर दिमाग तेज होगा, कैलकुलेशन बहुत स्पीड पकड़ लेगी, तो ये सारी चीजें आप लोग फटाफट भी कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस एक एक स्टेप लिखो। स्टेप खाना आगे का काम है, इतने जल्दी स्टेप नहीं खाया जाता। खा पा रहे हो, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड एकदम। तो दिस इज वेक्टर एफ। तो यहाँ पे 1/√2 कॉमन निकल जाएगा, तो एफ इंटू √2 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप मिल जाएगा मुझको। वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड है 10, 10/√2 आई कैप प्लस जे कैप। तो 10 मतलब क्या आ जाएगा आपका, 5 इंटू 2/√2 आई कैप प्लस जे कैप। ये आपका वेक्टर बनने वाला है 5√2 आई कैप प्लस जे कैप। अगर आपको एक्सपांड करके लिखना है तो 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप। क्लियर एकदम, दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। इसका कैसे लिखेंगे आप लोग, ये जो यहाँ पे टॉर्च मारने पे एक्स में यहां तक जाएगा ये, ओके, एंड तो एक्स में यहां तक जा रहा है, ये रहा, एंड में याद कर रहा है वो भाई में कुछ यहां तक जा रहा है, यहाँ पे एरो हमको मिल जाएगा, ये रहा, ये वाई में यहाँ तक जा रहा है, ओके। चलिए, तो सीधी सी बात है, अब इसका इक्वेशन हमको थोड़ा डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि इतना बार बार हम लंबा स्टेप तो लिख नहीं सकते ना बच्चों, ओके। तो ये आपका बनने वाला है पी एक्स मतलब पी कॉस ऑफ 37 डिग्री। पी का मैग्नीट्यूड है आपका 10 और कॉस 37 कितना होता है आपका, अगर आपको याद हो, ये आपका होता है 4/5। 5 2 10, 4 2 8। तो ये पी एक्स का मैग्नीट्यूड होगा आपका 8, ओके। ये आपका पी वाई है, तो पी वाई के लिए क्या होगा आपका, पी वाई इक्वल्स टू पी साइन थीटा। जगह चाहिए यार इसको लिखने के लिए, पावर शिफ्ट कर दो क्या, चलिए। तो P का वैल्यू 10 इंटू साइन ऑफ 37 डिग्री। 37 होता है 3/5, ये मिल जाएगा 5 2 10, 6, ओके। तो ये अपने को मिलेगा पी वाई का मैग्नीट्यूड। अब अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो पी वाई वेक्टर क्या बन जाएगा आपका, 6 जे कैप, और पी एक्स वेक्टर क्या बन जाएगा आपका, 8 आई कैप। बस अगर इतना कैलकुलेशन यहाँ निपटा दिया, तब इतना लंबा लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा लिखो यहाँ पे, वेक्टर पी इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप। पी एक्स आई कैप कितना है आपका, 8 आई कैप। पी एक्स आपका 8 और पी वाई की वैल्यू आपकी 6, तो 6 जे कैप और ये वेक्टर पी। डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगा बे, ओके। नाउ तो एक काम काम करूं मैं जरा, मेरे को ना यहाँ पे यूनिट वेक्टर भी लिखना है, तो क्या किया जाए पता है? इसको कॉपी करो और पहले वाले क्वेश्चन का एक्स्ट्रा चीजें निकाल के फेंक दो, जैसे ये सारी चीजें। तुम ना, देखो, तो ये मुझको इक्वेशन मिल गया था। अब मुझे ना इसका यूनिट वेक्टर लिखना है बाल को। कैसे लिखूंगा मैं, वेक्टर एफ इक्वल्स टू एफ इंटू एफ कैप, ओके। वेक्टर एफ इक्वल्स टू एफ इंटू एफ कैप। एफ का मैग्नीट्यूड मेरे पास कितना है, 10। तो यहाँ पे एफ कैप क्या मिलने वाला है मेरे को, वेक्टर एफ अपॉन एफ। वेक्टर एफ कितना है मेरा, 5√2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप डिवाइडेड बाय 10। इजी एकदम। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। चाहो तो आगे और सॉल्व कर सकते हो, डिनोमिनेटर को आगे सेपरेट कर दो, बस यही तो करना होगा बस। चलिए, यहाँ पे लिखिए जरा यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर p इक्वल्स टू p इंटू पी कैप। पी कैप क्या मिल जाएगा, वेक्टर p
अपॉन पी इक्वल्स टू, और ये वेक्टर पी क्या मिल जाएगा मुझको, 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 10। ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल तरीका फाइंडिंग ऑफ मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करने का तो मतलब कि डायरेक्शन वेक्टर निकालने का तो बहुत बेसिक तरीका हुआ। क्या और कोई तरीका है इसको निकालने का? बिल्कुल, और भी तरीके हैं इसको निकालने के। ठीक है, तो जैसे कि कहाँ से लिया जाए, स्लाइड। ठीक है, क्वेश्चन गया ना, चलो कोई नहीं यार, लिख देंगे बाद में सवाल अपना। चलिए, अरे डिलीट होना है बे तुम सबको, चिपक के बैठे हो एकदम, निकल ही नहीं रहे हो। चलिए, let it be vector r, let it be angle theta, and this will your rx and this will your ry। तो जरा समझदार बन के बताओ, ये कितना आएगा आपका, r sin थीटा मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा आर एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। ओके, इजी एकदम। इसको मैं उठा के यहाँ पे लेके आऊंगा, तो क्या इसकी वैल्यू भी नहीं होगी, आर वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, वैल्यू भी तो आएगा इसके साथ। ओके, तो वेक्टर आ देखो, अब मुझको ना ये यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझको इतना सारा तामझाम नहीं करना कि पहले उसका मैग्नीट्यूड पता हो देन ये सब पता हो, नहीं। अब सीधा एंगल से बात होगी यहाँ पर। तो वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा ये आपको, आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। आर एक्स कितना है आपका, आर एक्स आई कैप प्लस दिस इज योर आर वाई जे कैप। और अगर मैं आर एक्स का मैग्नीट्यूड पूछूं आपको, तो ये आपका होगा आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, वेक्टर आर। तो वेक्टर आर को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, जरा सोच के बताओ, मैग्नीट्यूड इनटू आर कैप, आर कॉमन निकाल लो बे, इट विल बिकम कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल आपका हुआ, तो यहां से आर कैप क्या मिल जाएगा आपको, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ठीक है, अभी जैसे कि मैं पिछला वाला क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पर मुझको इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्टली ही लिखना है। हाँ, तुम एक काम करो, पहले ना हैंगिया लो, इस तरह जितना चलता नहीं उतना तो हैंग होता है ये। एरो भी ना, ओ माँ गो टू फिजिक्स। चलिए देखिए, मुझे क्या लिखना है, एफ कैप लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप, कॉस ऑफ 45 डिग्री आई कैप प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री जे कैप, कॉस 45 1/√2 आई कैप प्लस साइन 45 1/√2 जे कैप। हो गया, इतना ही है, हो गया यूनिट वेक्टर। हमने यहाँ पे निकालने के लिए इतना लंबा लंबा तरीका देखा, इसको सॉल्व करोगे ना तो भी यही आएगा आपका। अगर मैं सेपरेट करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 5/√2 10 आई कैप प्लस 5√2/10 जे कैप, 5 2 10, √2/2 1/√2, 5 2 10 1/√2 जे कैप। अगेन यही सेम आंसर आया मेरा। तो काहे इतना मगजमारी करना जब यूनिट वेक्टर ऐसे ही लिखा जा सकता है, तो समझे? कोई डाउट है यहाँ तक आपको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए,
जरा चलिए, जरा इसका वेक्टर इक्वेशन लिखिए यार, क्या हो जाएगा ये आपका वेक्टर ए। अब डायरेक्टली लिखूंगा मैं, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, एक कॉमन निकाल लेंगे, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। समझदार बालक सबसे पहले थीटा ही रखेंगे, कॉस 30। लेकिन मैं एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ कि जिस टाइम आपको रिफर करने की जरूरत हो तो आप लोग आसानी से इससे रिवीजन भी कर सके, वरना सीधा वहां पे सर खुजाते बैठेंगे, अरे सर जी कहाँ से डायरेक्ट स्टेप पे जम मारे। तो ये 10 इंटू कॉस 30 √3/2 आई कैप साइन 30 1/2 जे कैप, कितना मिल जाएगा ये 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। क्लियर एकदम। चलिए, ये ऐसा क्वेश्चन देखे ना, ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ गए, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। लेकिन क्या वो क्वेश्चन सही होगा, सोचिए जरा। बिल्कुल भी नहीं, उसको आपको इक्वेशन देना ही पड़ेगा। आइए इसका लिख सकते हैं, इसका क्या मिलने वाला है, अब डायरेक्ट लिखना है, वेक्टर क्यू इक्वल्स टू, ये वाले इक्वेशन से सीधा जम मारिए, क्यू कॉस ऑफ 53 डिग्री आई कैप प्लस साइन ऑफ 53 डिग्री जे कैप। क्यू का मैग्नीट्यूड 10, कॉस 53 मतलब 3/5, साइन 53 इज 4/5 जे कैप। मल्टीप्लाई किया, 5 2 10 6 आई कैप, 5 2 10 8 जे कैप। हो गया इजी एकदम, मक्खन जैसा अब इक्वेशन लिखने लग गए ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, हटाओ इसको। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ, सच में मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, निकाल नहीं सकते क्या? अरे निकाल तो लोगे तुम लोग। लेट इट बी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, वेक्टर एफ। तो हम सिर्फ एक का निकालेंगे, मालूम है कौन सा? फिफ्थ वाला। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, और के साथ जो है उसका स्क्वायर। क्या मिलने वाला है, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 प्लस 100, ये भी 100 होगा। रूट में कितना आ गया, 200, 2 इंटू 100 मतलब 10√2। सी का मैग्नीट्यूड आई गेस कर ही सकते हो, छठवा वाला देख लो बे, वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड बहुत इजी है, लेकिन सॉल्व सब करना है, इजी समझ के छोड़ना नहीं है, इसी से तो प्रैक्टिस बनती है। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 10 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड -10 है ना, 100 कितना बन गया है आपका, 100 प्लस 100 प्लस 100 इक्वल टू 300, 100 बाहर आ गया, 10√3। क्लियर एकदम। चलिए, मक्खन जैसा समझ रहा है, बाकी की चीजें आपके लिए होमवर्क और होम चैलेंज। चैलेंज के लिए तो सवाल चैलेंज इतना है ही नहीं। ओके चलिए आगे बढ़ा जाओ, सेम है ये भी, होम चैलेंज। अरे क्या हो रहा है इसको, देखिए हम 9th वन करते हैं, लेट इट बी वेक्टर पी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इक्वल्स टू,
वाओ, दिस इज द वेक्टर पी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इज स्क्वायर रूट ऑफ, आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना बन रहा है? 1 + 3 + 4, 4 3 7 1 8, √8, 4 × 2, 2√2 मैग्नीट्यूड होगा इसका, वेक्टर पी का। क्लियर एकदम। यहां से आपको ना इसका यूनिट वेक्टर भी पूछा जा सकता है, पी कैप। तो पी कैप कैसे लिखेंगे? वेक्टर पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ पी मीन्स आई कैप प्लस √3 j कैप प्लस 2 k कैप डिवाइडेड बाय आपको ये दे देंगे इसका मैग्नीट्यूड 2√2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। और क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे पता है? फाइंड द फाइंड द एंगल मेड बाय वेक्टर पी विद द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। वो भी हम देखेंगे आगे। आइए स्टार्ट किया जा, सारे होमवर्क कर लेना, ठीक है? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम x y एंड z, हो गया? चलिए देखिए, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, ओके? यहाँ पे एक वेक्टर है, लेट इट बी वेक्टर a, ओके? मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है। अब डायरेक्शन किसी का हम कैसे बता सकते हैं भैया? वो कहीं भी किसी भी दिशा में हो सकता है। तो उसके लिए हमने मेथड निकाला, भैया उसका एंगल बता दो x एक्सिस के साथ में, खत्म। फिर y के साथ में एंगल बता दो, बात बन जाएगी यहाँ पर। तो हमने देखा कि भैया ये x एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है अल्फा, ठीक है? कितना बना रहा है ये? x एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है अल्फा, और y के साथ में एंगल बना रहा है बीटा। y के साथ में एंगल कितना बना रहा है ये? बीटा एंगल बना रहा है। बस, चलो अब। सो अल्फा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a and x axis and beta is the angle between vector b and vector a and y axis, okay? This is our x axis, y axis, z axis। अब एक काम करो, यहाँ पे ये वेक्टर बनाओ, ये वेक्टर ये है, ओके? तो दिस इज योर एंगल अल्फा, दिस इज योर एंगल बीटा, दिस वन इज योर एंगल गामा, ओके? चलिए, अभी हम सबको पता है परछाई देखने जाऊंगा तो यहाँ तक आएगा, ओके? तो x में इसकी परछाई यहाँ तक आएगी, और y में इसकी परछाई यहाँ तक जाएगी। ये देखो जरा यहाँ पर ना, इसको हम ax बोल सकते हैं और इसको हम ay भी बोल सकते हैं। जरा यहाँ से cos अल्फा निकालना। cos अल्फा क्या मिलने वाला है आपको? इसका मैग्नीट्यूड a होगा। cos अल्फा मिलने वाला है आपको ax/a, और यहाँ पे आपका अल्फा क्या है? वाव, और यहाँ पे आपका अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड वेक्टर a।
ओके, चलो नाउ बीटा निकालना है अब। बीटा क्या है आपका? एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड वेक्टर ए। तो यहाँ से कॉस बीटा क्या मिलने वाला है? कॉस बीटा के लिए ध्यान से देखो, ये क्या होगा? एडजेसेंट, और ये बन जाएगा आपका हाइपोटेनियस। तो ये आपको मिलने वाला है ए वाई अपॉन ए। समझ गए? चलिए, अब जरा मैं अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहूँ, ओके, तो कैसे लिख सकता हूं मैं? यहाँ पे एक चीज और भी कर सकते हैं अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहे। चलो मैं वहां पे आता हूँ थोड़ी देर में। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन आपका क्या होता है? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो मुझे कॉस अल्फा निकालना है तो ए एक्स अपॉन ए करना पड़ेगा, कॉस बीटा निकालना है तो ए वाई अपॉन ए करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन क्या होगा आपका? इस वेक्टर ए के लिए वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, तो यहाँ पर अल्फा क्या है आपका? अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर ए। ओके, बीटा इज द एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड वेक्टर बी। यहाँ एक एक्स्ट्रा एंगल है गामा। गामा इज द एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड, अरे यार वेक्टर बी नहीं आएगा यहाँ पे, वेक्टर ए ही आएगा। वेक्टर ए एंड वेक्टर ए। तो भैया मैं अगर यहाँ पे कॉस अल्फा लिखने जाऊंगा तो कॉस अल्फा क्या मिलने वाला है मेरे को? ए एक्स अपॉन ए। कॉस बीटा मिलने वाला है मेरे को ए वाई अपॉन ए। एंड कॉस गामा का मिलने वाला है मेरे को, दैट इज ए जेड अपॉन ए। इसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस भी बोलते हैं। ओके, मतलब इस टॉपिक का नाम आप लोग डायरेक्शन कोसाइन भी रख सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन। अब बात ये होगी कि सर आपने साइन क्यों नहीं निकाला, टेन क्यों नहीं निकाला? अरे निकाल सकते हैं, वो भी इसी का डायरेक्शन बताएंगे। लेकिन ये कॉस के टर्म्स में ना एक स्पेशल इक्वेशन बन के आता है जो भी हम लोग यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। ओके, इसके लिए हमने कॉस में निकाला है। तो ये अपना हो गया डायरेक्शन कोसाइन। इन दोनों को भी हम डायरेक्शन कोसाइन ही बोलेंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब। ये क्या हो रहा है? पूरा गायब। रुको जरा, क्या हो गया इसको? चलो कोई नहीं, कैसे लिखना पड़ेगा यहाँ पे अपने को? इज एक्स
वाई जेड। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन ही लिखता हूँ यहाँ पर। ये हो गया अपना वेक्टर ए। ओके, ये हो गया एंगल अल्फा, ये हो गया एंगल बीटा, और ये हो गया एंगल गामा। तो यहाँ से जो अपना वेक्टर इक्वेशन ये था, ए का अपना इक्वेशन क्या था, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ओके, तो यहाँ से जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालो यार। इसका मैग्नीट्यूड मैं सीधा अब ए ही लिखता हूँ, समझ जाना। क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड आपका, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ओके, चलिए यहाँ पे आपका कॉस अल्फा क्या मिला था आपको, ए एक्स अपॉन ए था, कॉस बीटा क्या था आपका, ए वाई अपॉन ए था, एंड कॉस गामा क्या था आपका, ए जेड अपॉन ए था। बस ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन आपका। तो यहां से आपको जरा इन सब का सम कीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा स्क्वायर करके ऐड कर देना है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका भी स्क्वायर होगा, ए एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ए वाई अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ए जेड अपॉन ए का होल स्क्वायर। और जैसे स्क्वायर ओपन होगा तो आप लोग नीचे का ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, लिख लो उस स्टेप में, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर कॉमन ले लो इसका, ये ए स्क्वायर मिल जाएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। जरा यहाँ से ए स्क्वायर निकालो बे, क्या आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ऊपर वाला भी क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर आया, ये भी क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर आया, ये आ गया आपका 1। तो मतलब ये जो इक्वेशन लिखा है आपने, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 के बराबर है। ओके, चलिए इसको लिख के लीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कॉस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ओके, बस इसी इक्वेशन के लिए हमने सब कुछ कॉस कॉस में लिया था, चाहे तो आप साइन में ले लो, आपको चाहिए तो आप टेन में ले लो, जैसा ऑप्शन अपना दिया हुआ होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखिए, वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा गामा विद द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ओके, चलिए, तो इस डायग्राम की नीड है अपने को। चलिए, तो इसको सॉल्व करके इक्वेशन क्या मिल गया हमको जस्ट अभी, इसको सॉल्व करके हमको इक्वेशन मिला है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ओके, अब अगर आपको याद हो तो साइन ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला आइडेंटिटी अपना क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। ओके, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं कॉस स्क्वायर अल्फा क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह इसको रख दो, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा, एंड
कॉस स्क्वायर गामा की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर गामा। ओके, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या मिल जाएगा आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ओके, एज इट इज यहाँ से 1 1 1 क्या मिल गया आपको, 3 मिल गया। 3 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। तो भाई यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। ये पूरा का पूरा इक्वेशन वहां पे भाग जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2। तो ये दोनों इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, किसी भी इक्वेशन की जरूरत हमको कभी भी पड़ सकती है। ओके, तो डाउट यहाँ तक आपको बिल्कुल भी नहीं। चलिए, तो अब इस वाले स्लाइड की जरूरत है। चलिए, तो यहाँ पर ना, अच्छा ये लॉक है, ये बता दो। चलिए, अब देखिए जरा यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो क्या साइन अल्फा नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या मिल जाएगा हमको यहाँ से, साइन अल्फा हमको मिल जाएगा ए वाई अपॉन ए, और वही तो अपना कॉस अल्फा भी है, सॉरी कॉस बीटा भी तो है। सेम सेम बात है। डायरेक्शन बताने का बहुत सारा तरीका होता है। 10 अल्फा लिख लो यहाँ पर, ये आपका ए वाई है, ये आपको मिल जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से अल्फा क्या मिल जाएगा आपको, 10 इनवर्स ऑफ ए वाई अपॉन ए एक्स। ऑप्शन में कौन सा दिया हो हमें नहीं पता, ऑप्शन में जो भी दिया होगा हमको सारे के सारे ट्राई करने पड़ेंगे, ए वाई अपॉन ए। ओके, और कुछ लगा सकते हो यहाँ पे, 10 बीटा लगा सकते हो चाहिए तो। 10 बीटा क्या मिल जाएगा, ए एक्स अपॉन ए, और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, 10 इनवर्स ऑफ ए एक्स अपॉन, सॉरी ए वाई, ए एक्स अपॉन ए वाई, एकदम। चलिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, vector A makes an equal angles with x, y and z axis. What is the value of components in the terms of vector A? ओके, तो वो कंपोनेंट्स की वैल्यू पूछ रही है, मतलब इन शॉर्ट ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा एंड ए कॉस गामा की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे इसको एक्स कंपोनेंट समझूं, तो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी मेरी, ए कॉस अल्फा होगी, बिल्कुल। वाई कंपोनेंट की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, वाई कंपोनेंट की वैल्यू अपनी होगी ए कॉस बीटा, और जेड कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी अपनी, जेड कंपोनेंट की वैल्यू होगी ए कॉस ऑफ गामा। अब जब सब इक्वल एंगल फॉर्म ही कर रहे हैं, मतलब हमको क्या पता है यहाँ पर कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा हो गया है। चलो लिखो, इसका इक्वेशन क्या मिल जाएगा, इसका इक्वेशन होगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1। जब तीनों एंगल सेम मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर होंगे,
तो या बीटा को भी अल्फा के बराबर ही लिख दो, मैं सबको अल्फा के बराबर मानता हूँ। तो ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा और ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आपका बन जाएगा 3 cos² अल्फा = 1, cos स्क्वायर अल्फा = 1/3, cos अल्फा = ±1/√3। ओके, तो हालांकि अपना ऑप्शन सारा पॉजिटिव दिया गया तो मैं नेगेटिव ऑप्शन नहीं लूंगा, पॉजिटिव ही लेना है। तो cos अल्फा इज +1/√3। अब यहाँ पे इसको a cos अल्फा चाहिए, तो इट इज a/√3। क्लियर एकदम? योर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए, तो इसका आंसर बताओ यार जरा। 10i कैप + 10j कैप है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड एक्स एक्सिस। ओके, ये कुछ ऐसा दिया होगा, ये होगा अपना वेक्टर ए, ठीक है, जो यहाँ पे कितना होगा 10i कैप, और जो यहाँ पे कितना होगा 10j कैप। ओके, ट्रायंगल हो गया अपना एंगल अल्फा। अब अगर मैं ये वेक्टर इक्वेशन लिखता हूं, a = 10i कैप + 10j कैप, तो ऑन कंपेरिजन विद ये अपना हो गया ax i कैप + ay/j कैप। ओके, तो यहां से ax की वैल्यू क्या मिल गई हमको, ax की वैल्यू मिल गई अपने को 10। भैया कॉस अल्फा क्या होता था अपना, ax/a था, बस a का मैग्नीट्यूड नहीं पता भी हमको, तो a का मैग्नीट्यूड कैसे मिल जाएगा, √10² + 10², 10² कॉमन निकाल लूंगा तो आंसर आज मिल जाएगा 10√2। तो ax अपना 10 है, ये 10√2 हो गया, 10 से 10 कैंसल, 1/√2। नाउ cos अल्फा इज 1/√2, मीन्स ये अपना cos 45 डिग्री है। अब भैया सीधा सीधा कंपैरिजन से दिख रहा है कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है, तो बीटा की वैल्यू भी इतनी ही होगी। ओके, चलिए इसमें देखिए जरा, इसमें एंगल क्या मिलने वाला है रिस्पेक्टिवली, भैया सीधी सी बात है, अब सीधा सीधा लिखना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ओके, तो यहाँ पे आपका वेक्टर ए दिया गया है i कैप + j कैप + √2 k कैप। तो i कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, तो भैया सबसे पहले a का मैग्नीट्यूड निकालो, √1² + 1² फिर √2 का स्क्वायर, तो 2 + 2 4, आंसर आ गया 2। तो यहां से आपका ये फॉर्मूला था आपका ax/a, ay/a, az/a। इक्वेशन में देख सकते हो आप लोग कि ax की वैल्यू 1, 1/2। ओके, ay की वैल्यू 1, 1/2, az की वैल्यू √2/2। कॉस की वैल्यू क्या हो जाए, जब कॉस की वैल्यू 60 डिग्री हो जाए, कॉस की वैल्यू 60 डिग्री, यह आपका 1/√2 मीन्स कॉस 45 डिग्री। तो आपका आंसर 60, 60, 45 होना चाहिए। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम? So your alpha is 60 degree, beta is 60 degree, and gamma is 45 degree. चलिए, equals to 2i कैप + 3j कैप, अरे वाई, then angle between vector a and y axis. ओके, चलो अब देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑप्शन दिए जो कि पॉसिबल हैं, आंसर तो ये भी हो ही सकते हैं।
तो इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूँ और इस एंगल को मैं बीटा मान लेता हूँ। अब लाइन के कंपोनेंट्स तो लिखो यार। ठीक है, ये दो है, ये तीन है। ओके, चलिए। तो अगर मैं यहाँ पे कॉस बीटा निकालना है ना हमें, मतलब कि हमें बीटा की वैल्यू चाहिए इन शॉर्ट। तो बीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो कॉस बीटा कितना मिल रहा है मेरे को, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये तीन है ये दो है, तो भैया इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √9 - 4 √5 होनी चाहिए। अब √5 में अपना एक भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन कॉस बीटा हमको मिल रहा है 3/√5। आई गेस कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। √3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 9 - 4 √5। ओके, बहुत बेसिक है। तो एक भी ऑप्शन नहीं है, मतलब कॉस वाला तो अपना ऑप्शन होगा ही नहीं। साइन में निकाल सकते हैं, लेकिन साइन निकालेंगे हाइपोटेनस फिर भी आएगा, ए ऑप्शन भी नहीं है, बचा 10 का चांसेस। तो जरा 10 बीटा निकालो। 10 बीटा इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 2/3, एंड योर वैल्यू ऑफ बीटा इज 10 इनवर्स ऑफ 2/3। ओके, 10 इनवर्स ऑफ 2/3। चलिए, तो ये अपना हो गया। तो आपका एंगल किसी भी टर्म में दिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना आपके लिए होमवर्क दिया जाए। नॉर्मल एडिशन करना है, अगर अब भी करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या दिया गया है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। F कितना है आपका 8 J कैप, न्यूटन लास्ट में लिखता हूं मैं। F2 कितना है आपका 10 I कैप। F3 कितना है आपका -6 I कैप। और F4 कितना है आपका, ये आपका हो जाएगा -5 न्यूटन J कैप। यहाँ माइनस आएगा क्योंकि ये -J कैप होता है ना, -5 J कैप। तो ये J कैप आई कैप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 - 6 4 I कैप। और ये आपको मिलने वाला है 8 - 5, तो +3 J कैप। तो 4 I कैप +3 J कैप, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका वेक्टर ड्रॉ भी करना रहता तो इससे ज्यादा, इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका होता 4 I कैप यहाँ पे होता, और 3 J कैप आपका यहाँ पे होता, और इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ पे होता, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता आपका 5 होता। ओके, ये एंगल थीटा। चलिए, सो कंटिन्यू। और वाईफाई बंद हो गया। चलिए, सो अगला टॉपिक है अपना फाइंडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट और फिर अपना टॉपिक खत्म। अब फाइंडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर ऐसा बोल सकते हो कि ये एक टाइप का सवाल ही है जो एग्जाम में बनता है। इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक में काउंट भी किया जाता है, वरना ये कोई इतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। ओके, तो जैसे देखो आपको यहाँ पे वेक्टर ए, आप वेक्टर ए को आप कैसे लिख सकते हो, A × A कैप। यहां से अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप लोग क्या लिखोगे, A कैप इक्वल्स टू वेक्टर A/A। खत्म बात। ओके, तो चलिए जैसे मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ I कैप +2 J कैप। इसका आप यूनिट वेक्टर निकाल के बताइए। इस वेक्टर का नाम दे दो वेक्टर P। ओके, चलिए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वेक्टर P इक्वल्स टू P × P कैप। P कैप क्या मिल जाएगा आपको
वेक्टर पी अपॉन पी, तो वेक्टर पी आपका क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस 2 j कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है आपको, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब √5। तो ये आपको मिल जाएगा आई कैप प्लस 2 j कैप अपॉन √5। आफ्टर सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर योर पी कैप विल बिकम 1/√5 आई कैप, 1/√5 आई कैप प्लस 2/√5 j कैप। क्लियर एकदम, समझ गए? तो बस ऐसे ही यूनिट वेक्टर को भी निकाला जाता है। चलिए अगला सवाल लिखते हैं। फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर क्यू, वेक्टर पे रखो 4 i कैप प्लस 3 j कैप। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर कैसे मिल जाएगा? सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर अब निकालने के पहले किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो। कितना मिल जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना मिल जाएगा, 16 प्लस 9 √25, √25 मतलब 5। कैसे लिख सकते हैं उसको, वेक्टर p इक्वल्स टू p इंटू पी कैप। पी कैप क्या मिल जाएगा आपको, वेक्टर p अपॉन p। वेक्टर p क्या है आपका, 4 i कैप प्लस 3 j कैप दी होल डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड 5। सेपरेट किया जाए तो 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। और यही यूनिट वेक्टर हमने एंगल के फॉर्म में भी निकालना सीखा है, cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा j कैप। अगर आपको याद हो, हमने आर कैप कौन से फॉर्म में निकाला था एकदम स्टार्टिंग में, आर कैप इक्वल्स टू cos थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा j कैप। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। स्लाइड्स खत्म। चलिए लिखिए, वेक्टर ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस j कैप प्लस √2 k कैप, या फिर k कैप लिखिए नॉर्मली, k कैप। फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर। देखिए, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। क्या मिलेगा आपको, ये √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ए ही लिखता हूँ ना, क्या इतना मगजमारी। वेक्टर ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, सीधा क्यों नहीं जा रहा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका, √3 मिल जाएगा। इजी एकदम। तो वेक्टर ए इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप। ए कैप क्या मिल जाएगा आपको, वेक्टर ए अपॉन ए। वेक्टर ए कितना है आपका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय √3। बस सेपरेट कर देना अब आपको, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए, इफ वेक्टर ए इक्वल्स टू 0. नहीं, वेक्टर ए इक्वल्स टू बीटा आई कैप प्लस 0.6 जे कैप इज यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा। देन फाइंड वैल्यू ऑफ बीटा। चलिए, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है
बीटा स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर, ये भी 1 के बराबर होगा। टेकिंग होल स्क्वायर बोथ द साइड्स, 0.6 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बीटा स्क्वायर प्लस 0.36 इक्वल्स टू 1। तो बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 0.36, ठीक है। क्या मिल जाएगा ये आपको, बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0.64, 1 से माइनस करने पे बीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 0.64, तो बीटा की वैल्यू 0.8। समझ गए, बस ये आपके एग्जाम का सवाल है। ओके, चलिए तो एक होमवर्क क्वेश्चन दे के आपको लेक्चर में यहाँ पे दी एंड करता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा if vector A is a unit vector। चलिए इक्वेशन लिखिए जरा। तो यूनिट वेक्टर का इक्वेशन क्या दिया गया आपको, 0.3 i कैप प्लस डेल्टा j कैप प्लस 0.4 k कैप, ये इक्वेशन दिया हुआ, इसका आंसर ढूंढ के लाइए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं पे रखते हैं। फाइंडिंग ऑफ यूनिट वेक्टर टॉपिक का नाम होगा अपना। ओके, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर अपने टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। और अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी देख लो। ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दबा के बहुत सारे सवाल करेंगे हम लोग। ओके, चलिए टेक केयर, बाय बाय।